तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य ही है और बहुत सारे लोग उसे ढूंढने की, उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, रहस्य को ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए, बल्कि कहता हूँ कि हर एक के पास एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि सवाल हो तभी जवाब मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ रहस्य ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रहस्य की सच्चाई को जानने के लिए ना मालूम क्या कुछ कर गुजरते हैं। अब सोचिए, हम सब यही कहते हैं, हम बातचीत यही होगी, एक इंसान पैदा होता है फिर मर जाता है, कहते हैं मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा चली जाती है, रूह निकल जाता है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक इंसान की मौत के बाद उसके शरीर से आत्मा या रूह कैसे निकलती है, किस रूप में निकलती है, किस आकार की होती है, कैसे दिखती है, कैसा होता है, क्या निकलते हुए कोई देख सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हर एक को ऐसे सवाल और उसके जवाब की तलाश रहती है। लेकिन ठीक है, सवाल जवाब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये ठान ले और कोई ये जिद कर बैठे कि मुझे एक मरते हुए आदमी के शरीर से उसकी जब आत्मा निकले तो मैं उसको लाइव देखूं, अब आप सोचिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? और ख़ासतौर पर एक ऐसा शख्स जो बेहद पढ़ा लिखा, खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, और डॉक्टर तो मेडिकली, बायोलॉजी के हिसाब से एक इंसान के शरीर, जिस्म, उसके ज़िंदा रहने, उसकी मौत की सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल में मौत का वक्त तक बता देते हैं, मौत की वजह बताते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसके दिमाग में एक सनक सवार हो गई कि वो एक किसी शख्स को मरता हुआ देखना चाहता है और फिर उसके शरीर से उस आत्मा को निकलते हुए देखना चाहता है। और इस देखने के चक्कर में वो क्या कुछ कर गुजरता है, आप सोच भी नहीं सकते। कहानी केरला की है, कहानी केरला के तिरुवनंतपुरम की है। और इसी तिरुवनंतपुरम में एक बहुत ही अच्छी, अमीर, पढ़ी लिखी फैमिली रहा करती थी, इसी तिरुवनंतपुरम के एक पॉश एरिया में। उस पॉश एरिया का नाम था नंथनकोड। इस नंथनकोड में एक घर में कुल 4 लोग रहा करते थे, हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी। हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर, नामी डॉक्टर, बट अब दोनों की उम्र हो गई थी, दोनों रिटायर हो चुके थे। जो पूरा परिवार के जो मुखिया थे, उनमें से एक कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे, मेडिकल के, डॉक्टर जीन पद्मा। ये 58 साल की थी, जो वाइफ डॉक्टर साहब की, और ये एक डॉक्टर थे, रिटायर हुई। इसके अलावा राजा थंकम की उम्र करीब 60 साल। ये प्रोफेसर रहे, फिर डॉक्टर भी रहे, फिर रिटायर अपनी लाइफ जी रहे थे। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। माँ बाप चाहते थे कि उनके जैसे ही उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। पहले बेटी गई क्योंकि बेटी बड़ी थी, और बेटी के बाद फिर बेटे को भेजा। इनकी जो बेटी थी उसका नाम था कैरोलिन। कैरोलिन ऑस्ट्रेलिया गई, उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की, वापस इंडिया आ गई। लेकिन जो उसका भाई था वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही रहा, क्योंकि वो बाद में गया था तो उसकी पढ़ाई जो है बाद में पूरी होनी थी। तो बेटी कैरोलिन ऑस्ट्रेलिया से लौट आई, बेटा अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। बेटे का नाम है केडल जीनसन राजा, उम्र करीब 30 साल। केडल ऑस्ट्रेलिया में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सब नॉर्मल, ठीक है, छुट्टी होती है, घर आता है। इधर घर वाले भी खुश हैं कि चलो बेटा बेटी दोनों डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान, मेडिकल की पढ़ाई करते करते, कंप्यूटर पर बैठते हुए, उसे पढ़ने लिखने का और अकेला रहने का बड़ा शौक था, तो वो कुछ ना कुछ सर्च करता रहता। धीरे धीरे एक दिन उसके जहन में एक ख्याल आया। ख्याल ये कि जब इंसान मरता है तो कहते हैं कि बॉडी यहीं रह जाती है, उसको या तो दफना देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो चली जाती है। तो शरीर, इंसान जब मरता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। तब उसके दिमाग में आना शुरू हुआ कि ये आखिर आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा होती क्या है, ये निकलती कैसे है, क्या किसी को दिखाई देती है, क्या किसी ने देखा?
बहुत सोचता रहा, सर्च करता रहा, रिसर्च करता रहा, गूगल पे बैठा रहा, मेडिकल की बुक पढ़ता रहा। फिर उसके दिमाग में एक बार खुद ही ख्याल आया कि अमूमन जब किसी की मौत होती है तो उसके आसपास तो कोई होता नहीं है, क्योंकि कब किसकी मौत आए किसी को पता नहीं चलता है। तो फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि जब मौत होती है कोई होता ही नहीं, तो उस वक्त हो सकता है आत्मा निकलती हो शरीर से, तो इसलिए कोई देख नहीं पाती क्योंकि वहाँ मौजूद तो होते नहीं है। अब इसने कहा कि मुझे किसी शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखना है। अब ये बड़ा मुश्किल, कैसे बताए कि कौन कब किस वक्त मरने वाला है। वो सोचता रहा, पढ़ता रहा, रिसर्च करता रहा, ढूंढता रहा और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करता रहा और फिर उसकी पढ़ाई पूरी हुई और आखिरकार 2017 में वो ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने घर तिरुवनंतपुरम आ जाता है। अब घर आने के बाद माँ बाप देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हैं। पहले वो हर एक के साथ बड़ा सोशल रहता था, बातचीत करता था, दोस्तों से मिलने जाता था, बहन के साथ अच्छे से बात करता था, लेकिन जब से आया बड़ा गुमसुम अकेला अकेला। ये पूरी फैमिली एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और ये खुद फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में रहता था। तो जब से आया अपने कमरे में ही बैठकर कंप्यूटर पे बैठा रहता। बहुत सारे रिलेटिव आते मिलने के लिए तो पूछते कहाँ हैं, तो पता चलता ऊपर है। हाय हेलो से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, कभी नीचे नहीं उतरता। घर वालों को लगा कि कुछ दिक्कत है इसके साथ। वो पूछते भी कि प्रॉब्लम हो तो बताओ, कहता नहीं, और वो यही कहता था बार बार मुझे अकेला छोड़ दो, मैं स्टडी कर रहा हूँ। घर वालों को लगा शायद पढ़ाई की बातें कर रहा है या पढ़ाई के बारे में कुछ और करना चाहता है, लेकिन असल में वो लगातार आत्मा की तलाश में लगा हुआ था। काफ़ी दिन हो गया इसी तरह उसकी ज़िंदगी बीतती रही और आखिरकार एक तारीख आती है 7 अप्रैल, बल्कि 6 अप्रैल 2017। 6 अप्रैल 2017 की सुबह जब उठता है केडल, तो एक नए ख्याल के साथ उठता है। वो कहता है मैंने हर तरफ कोशिश कर ली और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आत्मा दिखाई तो देती है, लेकिन शर्त यह है कि एक आदमी जब मर रहा हो तो उसकी मौत के वक्त उसके पास खड़े हो जाओ और फिर उसे देखो मरते हुए, और जब मरते हुए देखोगे तो फिर आत्मा निकलेगी शरीर से और फिर तुम उसको देख लेना। अब ये इसके दिमाग में घुस गई ये बात कि आत्मा तभी दिखेगी जब मैं किसी को मरते हुए देखूं, लेकिन मरते हुए कैसे देखूं? अब अगला सवाल उसके लिए बड़ा मुश्किल। तो उसने कहा देखना तो है, क्योंकि इस रहस्य को जानना है, तो क्या करूं? उसने सोचा कि कोई लोग बीमार हैं, कहीं कुछ और हैं, किसी की उम्र हो गई, लेकिन इनका इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे तो देखना है और आज ही देखना है। और ये बात है 6 अप्रैल 2017 की। अचानक घर के अंदर ही उसके फादर बाहर गए, बहन उसकी किसी काम से गई। अब घर में सिर्फ माँ और एक नीचे उसके दूर की रिलेटिव रहती थी, आंटी, वो घर में थी दोनों। अचानक इसने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। इसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी माँ को मारता हूँ और जब माँ को मारूंगा तो उनके पास रहूँगा। मारने के बाद देखता हूँ कि जब माँ मरती है तो आत्मा कैसे निकलती है और वो आत्मा दिखती कैसी है। इसके बाद अब वो घर में बैठा मौके का इंतज़ार करता रहा। जब फादर और उसकी बहन निकल गए, उसने एक वजनी चीज़ उठाया और माँ के कमरे में उस वक्त माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, जाके सर पे ज़ोर से मारता है। और मारने के बाद अब वो लगातार माँ को घूर रहा है, माँ चीख रही है। फिर देखता है कि माँ अभी तो मरी नहीं है, तो उसे इंतज़ार नहीं होता। फिर वो दूसरा वार करता है, माँ गिड़गिड़ा रही है, लेकिन दूसरे वार के बाद माँ निढाल। अब वो वहाँ पर है और देख रहा कि माँ मरे तो मैं आत्मा देखूँ। अचानक उसे कमरे में कोई आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पलट कर देखता है तो जो नीचे उसकी आंटी रहती थी, जिनकी उम्र अच्छी खासी थी, 70 साल की, ललिता, वो शोर सुनकर कमरे में आ गई थी। और जैसे ही कमरे में आई, उन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा कि उसकी माँ डॉक्टर जीना वो बेड पर लेटी हुई, खून से लथपथ, बेटे के हाथ में कोई लोहे का रॉड है। तो इतने देर में जैसी ललिता आई, ये पलट गया देखने के लिए कि कौन है केडल। जैसे ही पलटा तो वो उसको देख रही है, उन्हें पता है कि इसी ने कत्ल किया। उसके बाद वो पलटने के बाद फिर अपनी माँ की तरफ पलटता है तो देखता है अब माँ बेसुध है, मतलब अब माँ मर चुकी है। अब वो बड़ी गौर से ध्यान से अपनी माँ को देख रहा है। उसे कोई मतलब नहीं कि पीछे आंटी खड़ी हुई है, कि अब माँ मर गई है, आत्मा निकलने वाले और उसको मैं देखूंगा। लेकिन खड़ा रहा उधर, कुछ दिखा ही नहीं। अचानक उसे लगा कि ओह गलती हो गई,
जैसे ही माँ को मारा, माँ की मौत कुछ सेकंड पहले हो चुकी है, क्योंकि पीछे आ गई थी आंटी। मैंने पीछे पलटा, जब आंटी को देख रहा था माँ मर गई और माँ की आत्मा निकल गई, मुझे दिखाई नहीं दिया। अब उसने कहा कि आंटी की वजह से मुझे माँ की आत्मा नजर नहीं आई। अब वो पलटता है और उसी रोड से आंटी के सर पे मारता है, कहता चलो माँ नहीं, आंटी की आत्मा को देख लूँगा। अब वो आंटी के सर पे मारता है, वो आंटी बुजुर्ग गिर जाती है, उसके बाद दोबारा मारता है और वहीं बैठ जाता है। अब वो आंटी को मरते हुए देख रहा है, धीरे धीरे खून रिस रहा है, आंटी मर रही हैं, उनकी सांसें रुक रही हैं, और वो बैठा हुआ है और बैठकर बहुत गौर से आंटी को देख रहा है। देखता रहा, थोड़ी देर के बाद आंटी खामोश। अब खामोश और ये इंतजार कर रहा है, आत्मा निकले, रूह निकले तो मैं देखूं, बट ना कोई आत्मा ना रूह। थोड़ी देर के बाद उसने, चूंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी, अपनी माँ की नब्ज देखी, अपनी आंटी की नब्ज देखी, दोनों की नब्ज ठंडी, हरारत कुछ है नहीं। उसे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। आत्मा तो आई थी, निकल गई और मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि मेरे दिमाग में था, माँ की तरफ ध्यान था, आंटी ने आके ध्यान मेरा भटका दिया। अब क्या करें, 2 कत्ल कर चुका है घर में। उसे लगा अब क्या करें। उसने कहा अच्छा ठीक है, पापा आने वाले होंगे, पापा को मार के उनकी आत्मा देखेंगे। अब वो आराम से दोनों लाशों को छोड़कर नीचे आ गया। नीचे आकर चुपचाप बैठ गया, इंतजार करने लगा। करीब 1-1.5 घंटे के बाद पापा घर में दाखिल होते हैं। जब घर में दाखिल होते हैं तो अचानक पीछे से उनके सर पर एक जोर से वही लोहे का रॉड मारता है। पापा सर पकड़कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा उन पर हमला कर रहा है। वो भी गिड़गिड़ाते हैं, ये क्या है। उसे को मतलब नहीं, वो दोबारा मारता है और मारने के बाद वहीं पे बैठ जाता है। उसे पता है कि अब पापा उठने वाले नहीं हैं। अब बैठा हुआ है, बड़ी ध्यान से अब देख रहा है कि अब पापा की आत्मा निकलेगी, ये देखूँगा। बैठा रहा, पापा की जान निकल गई, धड़कनें रुक गई, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं। उसे लगा ये क्यों हो रहा है ऐसा, पापा भी मर गए, माँ को भी मारा, आंटी को भी मारा, आत्मा तो दिखाई नहीं दी, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने कहा चलो एक चौथी कोशिश करते हैं। सिस्टर आने वाली है घर पे, सिस्टर को मारते हैं, शायद उसकी आत्मा दिखाई दे। अब वो दोबारा घर में इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद सिस्टर आई, दरवाज़ा खुला, जैसे ही अंदर आई उसने सिस्टर को भी उसी लोहे के रॉड से मारा। सिस्टर गिर गई, हैरान, भाई से उम्मीद ही नहीं थी। फिर दोबारा मारा, सर से खून गिरने लगा, सिस्टर नीचे गिरी हुई है। अब वो उसके करीब बैठकर उसको बड़ी हसरत से देख रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि कम से कम इसकी आत्मा तो दिखाई दे जाएगी मुझे। बैठा रहा, बहन तड़पती रही, खून रिसता रहा, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो बैठा हुआ था वो दिखाई नहीं दी। वो थी अपनी उसकी बहन की आत्मा। हालांकि उसने एक एक कर 4 कत्ल किए, तो कानून की भाषा में अगर देखें तो ये सीरियल किलर नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक सीरियल किलर की कहानी है। डिकोडिंग रमन राघव, इंडियाज़ फर्स्ट सीरियल किलर कहा जाता है। रमन राघव जो है इंडिया का पहला सीरियल किलर है। तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर रमन राघव की पूरी कहानी, सीरियल किलर कैसे बना, क्या दिमाग में चलता था, डिकोडिंग रमन राघव इंडियाज़ फर्स्ट सीरियल किलर की कहानी है, तो ज़रूर सुनिएगा। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बहन भी शांत हो गई। अब उसे बड़ा अजीब लगा कि चारों को मारा, चारों में से किसी की आत्मा दिखाई नहीं दी। फिर खुद ही अपने आप से बात करके वो खुद को दिलासा दे रहा है कि हो सकता है आत्मा उसी वक्त नहीं निकलती है, थोड़ा वक्त लेती है, शरीर के अंदर रहती है और कुछ घंटे बाद या हो सकता है 1 दिन बाद शरीर को छोड़ती हो, क्योंकि शरीर के साथ लगातार रहती है, अचानक क्यों छोड़ दें। फिर खुद ही को तसल्ली देता, अच्छा तो ये बात इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं दी। तो काम करते हैं, इंतज़ार करते हैं।
अब उसने सारी बॉडी को एक साथ रख दिया घर के अंदर। एक साथ रखने के बाद अब वो बैठा हुआ है इस इंतजार में कि आत्मा अब दिखाई दे। घर के अंदर है, दोपहर से शाम हो गई, रात हो गई, खाना पीना कुछ नहीं, बॉडी के पास बैठा हुआ है। पूरी रात बैठा रहा, सोया तक नहीं, आत्मा दिखाई नहीं दी। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने अक्सर बातचीत होती थी, घंटी बजाई, ये वापस गया। जाना नहीं चाहता था कि कहीं आत्मा ना निकल जाए, लेकिन मजबूरी में ये भी था कि घर में 4 लाशें पड़ी हैं। गया, उन्होंने कहा कहाँ है सब? उसने कहा कहीं सब बाहर गए, दूसरे शहर में। तो उन्होंने कहा हमेशा जानते थे कि बेटा खाना वाना, तो बोला नहीं नहीं, खाना हमारा कहीं और से आ रहा है, टाल दिया। वापस घर के अंदर फिर से लाश के पास बैठा हुआ। पूरा दिन निकल गया, दूसरा, कोई आत्मा दिखाई नहीं थी। अब तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन में लाश के पास बैठा हुआ है। अब चूंकि लगभग 72 घंटे हो गए, लाश के अंदर से बदबू आने लगी। अब इससे भी बदबू आने लगी तो ये लाश से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया, आत्मा दिखाई नहीं दी। उसने लगा कुछ गड़बड़ है। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अगर ये बदबू पड़ोस तक पहुंचेगी तो भेद खुल जाएगा, क्या करें? अब वो घबरा गया, यार आत्मा के लिए सबको मार डाला, आत्मा तो दिखाई नहीं दी, अब यहाँ 4 लाशें हैं, पता चल जाएगा तो क्या होगा। फिर उसने कहा अच्छा, चाकू लेकर आया, 4 लाशों के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उस पर पेट्रोल और तेल डाला, कुछ घर के गद्दे वद्दे सब लाश के पास रखा, और एक जो उसका कभी कभी वो पंचिंग बैग होता है घर में, उसने उस पंचिंग बैग को भी वहाँ पर रख दिया ताकि ये लगे कि ये उसकी भी लाश थी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने 9 अप्रैल 2017 की बात है, 6 अप्रैल को उसने 4 कत्ल किए थे आत्मा देखने के लिए। अब 3 दिन हो गए, 9 अप्रैल 2017। जब बदबू आने लगी, सारे लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए उसने। उसके बाद उस पर पेट्रोल डीजल डाला, तेल डाला, और सारे गद्दे वद्दे रखे और आग लगा दी। उसे लगा आग लग जाएगी घर के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब उसने इतनी सारी चीज़ें रख दी थी और इतना पेट्रोल डीजल कि आग के शोले जो है ऊपर तक पहुंचने लगे, छत तक। जब आग तेज़ हुई तो वो घबरा गया कि इस आग में तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो अचानक डर के मारे वो 9 अप्रैल को आग लगाने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलता और चला जाता है। इधर घर से अब जब धुआं और शोले उठने दिखाई दिए, पड़ोसियों को नजर आई, उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम आई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद अब घर के लोग सब गायब। तब ये कि कहीं कोई हादसा हुआ, जल ना गया हो, और उसकी कोशिश यही थी, यही दिखाने की कि हादसे में सब मारे गए। तो खैर आग वाग बुझी। अब उस आग बुझाने के बाद जब पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची घर में, तो उन्हें मांस के लोथड़े नजर आए। उन्होंने कहा ये क्या है? खैर जितने मिले, जो जले नहीं तो उन सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको हॉस्पिटल भेजा। पता चला ये इंसानी मांस के लोथड़े हैं। अब बड़ी अजीब बात थी। तो पहले ये हुआ कि आग से तो जलता है, कटता तो है नहीं। तो फिर फॉरेंसिक के पास भेजा तो पता चला कि ये काटा गया है। तो पुलिस को लग गया कि ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। और जो काटा गया है वो उसमें ये भी है कि ये जलने से, आग लगने से पहले की ये सारी चीज़ें मौत हो चुकी है। अब पुलिस ने जब सारी चीज़ें देखी सारी, तो ये हुआ कि 4 घर में लोग रहते हैं, एक नीचे वाली मिलाकर 5। तो अगर ये मर्डर है तो फिर एक घर का कोई गायब होगा। तो फिर पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने 2 दिन से घर के बाकी लोगों को नहीं देखा, ना डॉक्टर साहब को, ना उनकी वाइफ को, ना उनकी बेटी को, ना आंटी को। सिर्फ वो बेटा दिखाई दिया था, और उन्होंने खाने वाने का पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। तो पुलिस को लगा कि अच्छा केडर, वही एक मिसिंग। तो पहला शक उसी पर। ये बात है 9 अप्रैल 2017। वो गायब। 10 अप्रैल को पूरे केरल में, बाकी जगह पर भी ये खबर, 4 लोगों के घर में मौत, जलने से पहले लाशों के टुकड़े, पूरे केरल में एकदम हेडलाइंस थी हर न्यूज़ चैनल पर। इत्तेफाक से एक जगह बैठकर अपने घर से बहुत दूर, तिरुवनंतपुरम से बाहर, केडल भी टीवी पर ये न्यूज़ देख रहा था। जब उसने न्यूज़ देखा कि पुलिस पहुंच गई और अब ये हो गया कि ये 4 मर्डर है और उसके बाद आग लगाई गई है, वो अचानक शॉप से उठता है जहाँ बैठा हुआ था वो,
वापस तिरुवनंतपुरम पहुंच जाता है और अपने घर पहुंचा। पुलिस उसी का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस उसे पकड़ती है, ले जाती है, पूछती है कि ये क्या है। पुलिस को लगा बातें होंगी, वो कुछ और कहेगा, हम कुछ और पूछेंगे। उसने हंसते हुए कहा, इन चारों कत्ल के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पुलिस हैरान कि कैसा कातिल है। उन्हें पूछा तुम कहाँ थे? उसने बोला 9 अप्रैल को मैं यहीं था, मैंने मारा 6 अप्रैल को। 9 को आग लगाई, आग के शोले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुझे लगा कि मैं भी जल जाऊँगा, मैं निकल गया। फिर मैं डरा भी कि पता नहीं पुलिस पकड़ेगी, तो मैं इस शहर को छोड़कर चला गया। तो बोला आए क्यों? बोला मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा, तो मुझे जब ये देखा कि 4 लोगों का कत्ल मर्डर है, तो फिर मैंने कहा मुझे आना चाहिए और बताना चाहिए, तो मैं इसलिए आ गया। अब पुलिस हैरान कि एक कातिल शहर से दूर है और टीवी पर देखकर खुद ही आ रहा है और पुलिस के पास कह रहा है कि मैं ही हूँ। अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो पुलिस ने उससे पूछा तुमने किया क्यों? वो मुस्कुराया, बोला ये सब मेरे माँ बाप, मेरी सिस्टर, मेरी आंटी थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर मुझे आत्मा देखना था। पुलिस क्या देखना था? जब उसने कहा कि मुझे आत्मा देखना था, मुझे रूह देखनी थी, पुलिस वालों को कुछ समझ ही में नहीं आया कि ये क्या है। ये कत्ल करके भागता है, अगले दिन लौट आता है, कहता है मैंने ही कत्ल किए, और अब कहता है मुझे आत्मा देखनी है। अब पुलिस को लगा कि इसकी दिमागी हालत का पता नहीं। साइकेट्रिस्ट और बाकी लोगों को बुलाया गया। उन सब के सामने उसका यही बयान कि इन चारों को मैंने मारा। मारने के बाद मैंने एक एक कर बारी बारी से मारा, हर एक के पास बैठा रहा कि उनके शरीर से आत्मा निकलेगी, मैं देखूंगा, लेकिन कोई आत्मा ही नहीं निकली। तो इसलिए जब आत्मा नहीं निकली तो मुझे एक के बाद एक 4 लोगों को मारना पड़ा। अगर पहली ही मौत के बाद, यानी मेरी माँ के मौत के बाद मुझे आत्मा दिखाई दे जाती तो मैं अपने फादर, अपने सिस्टर या अपनी आंटी को नहीं मारता, लेकिन वो दिखाई नहीं दी तो मैं एक एक कर सबको मारता गया, क्योंकि शायद आत्मा दिख जाए, पर दिखा नहीं। मैं 3 दिन तक बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि शायद आत्मा लेट निकलती है, तब भी नहीं निकली। जब बदबू आने लगी तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, फिर मैंने लाश के टुकड़े किए और आग लगा दी। और ये सारी चीज़ें वो हंसता हुआ बोल रहा था। पुलिस भी उसकी बातें सुनकर उसके करीब बैठकर डर गई थी कि कैसा है नौजवान। खैर बाद में उसकी साइकेट्रिस्ट बाकी लोगों से वो हुआ, फिर ये पता चला कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात है। लेकिन 4 कत्ल के मामले में उसको पकड़ा गया, जेल भेजा गया, मुकदमा अब भी जारी है। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी खत्म करूं वही अपना सिलसिला, और हाँ फिर आपको याद दिला दूं कि आज ये कहानी और ये बर्थडे विश कल से, मैं चूँकि आज देर रात ही मैं निकल जाऊंगा, फ्लाइट है लेट नाइट की, तो कल से कहानी तो होगी, क्योंकि आपका बहुत ख्याल रखता हूं। तो आपके लिए सारी कहानियां मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं जब तक मैं छुट्टी पर हूं। लेकिन बस बर्थडे विशेष और मैरिज एनिवर्सरी के विशेष लौटने के बाद, पर कहानी वैसे ही। तो आज लेकिन विशेष हैं सभी के। आज दिविजा मेहता, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिविजा। और ये भेजा है पूनम जैन जी ने। साथ ही आदित्य पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और ये भेजा शुभम पांडे ने है। सोनम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनम। और ये भेजा है सचिन विधाते जी ने, उनकी पत्नी है, कल है वैसे 16, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे सोनम जी। इसके अलावा संध्या, इनका भी बर्थडे कल है, लेकिन एडवांस में हैप्पी बर्थडे संध्या जी भेजा है विवेक कुमार ने। साथ ही गुड़िया जी और नीरज जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, गुड़िया जी और नीरज जी। भेजा है आकाश, शिवानी, मीमू, उमय, अमित, अनूप, पूजा और रश्मि ने। इसके अलावा हश्मी बानो और शमशुल हक, इन दोनों की एनिवर्सरी एडवांस में आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, हश्मी बानो और शमशुल हक साहब। साथ ही यशवंत फलटणकर, इनकी वाइफ की जो है कल इनकी वाइफ का बर्थडे है, तो एडवांस में आपने वाइफ का अपने नाम ने लिखा। और दूसरा, आज यशवंत फलटणकर जी की आज एनिवर्सरी भी है, तो वाइफ का तो नाम भेजा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, यशवंत साहब आप और आपकी वाइफ दोनों को आज की एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल आपकी वाइफ के जन्मदिन पर भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। इसके अलावा मनोज लुखार, थैंक यू सो मच भाई। आशीष राज, थैंक यू सो मच, पक्का आपका नंबर मिल गया मुझे। अंकित
साकिया एक कहानी की फरमाइश की है, अनुज भारती इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है, प्रीति झा इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हमेशा फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कई ऐसे देश में है जहाँ रात को भी होती है। लेकिन इसके पीछे मैंने भी पता किया था, शायद इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि क्यों 4, 5 या 6 या 7 या 8 के दरमियान में फांसी होती है। तो इसके पीछे कोई वैसा कानून और रूल नहीं है, लेकिन ये एक सोच है कि जो ऐसी चीज़ हो वो सुबह सुबह जब दुनिया सो रही हो तो उसी वक्त एक मुजरिम को उसके किए की सज़ा बड़ी खामोशी से, आमतौर पर असल में टाइम का नहीं, उसमें ये होता है कि सूरज निकलने से पहले पहले मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी वजह आती है वो ये है कि सुबह सुबह होने के बाद फिर बॉडी को फैमिली वाले को देना भी है, अब जेल कहीं और है, घर कहीं और है, उसको ले जाना अंतिम संस्कार के लिए या दफनाने के लिए तो वक्त लगता है। और फिर बहुत जगहों पे ऐसा भी है कि आप सूरज ढलने के बाद न अंतिम संस्कार कर सकते हैं न दफना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये है कि सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा हो या निकलने से पहले ही फांसी दे दो। तो इसके पीछे यही एक लॉजिक, यही एक तर्क है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल से मुलाकात होगी, आपके लिए तमाम कहानियाँ रिकॉर्ड कर चुका हूँ और तमाम अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। और उन कहानियों के बीच में एक दिन आप मेरा गाना भी सुनेंगे, लेकिन बताऊंगा नहीं कि क्यों गाना है, पर मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग उस गाने के बारे में अच्छा बुरा जो भी है बताइएगा। लेकिन उस गाने के पीछे भी एक कहानी है, तो वो भी आप सुनेंगे। तो बहुत बहुत अपना और अपनों का, तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा। और कहानियाँ लगातार जारी हैं, आपके मेल, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुँचते रहेंगे, मैं पढ़ता रहूँगा। तो आज कहानी में इतना ही। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM में 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।